हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम लोग एक और नाम से भी करते हैं, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल थ्रू अ एंगल थीटा। यानी कि अगर हम किसी डाइपोल को थीटा एंगल से रोटेट कराते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वहाँ वर्क डन कितना होगा। तो हमारा दो अलग अलग हेडिंग हो सकती है, बट डेरिवेशन दोनों में सेम होगा। बच्चों, मैं दीपक यादव, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल यादव सर फिजिक्स वाले। बच्चों, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस हेडिंग को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं एक डाइपोल से, जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ठीक है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन से। ठीक है। इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस, तो जहां भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी तो समझ लेना कि वहां पे आपका इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है। इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस, तो ये हमारा आज का हेडिंग है। तो हमसे कहा गया कि कोई डाइपोल जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। मान लेते हैं कि ये हमारा डाइपोल है। ठीक है, जिसका ये माइनस क्यू चार्ज और ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, जो कि कितने एंगल पे रखा है, तो सपोज दैट थीटा वन एंगल पे रखा है। और मैं इस डाइपोल को थीटा वन एंगल से कहीं थीटा टू एंगल पे लेकर चला जाता हूँ। ठीक है। तो जब मैं इसको थीटा वन एंगल से थीटा टू एंगल पे लेकर गया, तो ये जो नेगेटिव का चार्ज है वो इधर आ जाएगा और ये जो पॉजिटिव का चार्ज था वो इधर आ गया। ठीक है। और अभी आप देखेंगे कि ये जो फील्ड लाइंस थी, अगर ये फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर कैसा चार्ज रखा हुआ, पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। सेम ऐसे ही ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है। और क्योंकि ये जो दोनों फोर्सेस होंगे ये इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में और पैरेलल हैं, तो इस वजह से क्या करेंगे, यहाँ पे कपल फॉर्म कर देंगे और उस कपल की वजह से लगेगा टॉर्क, और वो टॉर्क जो है इस डाइपोल को इधर की तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा होगा। तो जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, तो टॉर्क जो है वो इधर की तरफ है। ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि जो टॉर्क लग रहा है वो क्लॉकवाइज लग रहा है, और मैं इस डाइपोल को जो घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, थीटा वन एंगल से थीटा टू एंगल तक। तो बस मुझे यहाँ देखना है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा अगर मैंने डाइपोल को थीटा वन एंगल से थीटा टू एंगल पे लेकर गया। तो मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। ठीक है। तो फिजिक्स में जो डिफाइंड है वो है आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलता है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और इसे हम लोग कह सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो ये दो तरीके होते हैं हमारे वर्क डन निकालने के। अब यहाँ पर ये आपने एक टर्म देखा, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब आपको पहले भी बताया जा चुका है कि कंजर्वेटिव फोर्स हम किसे कहते हैं, तो वो फोर्स जिसके द्वारा किया हुआ वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो, तो उस फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है, और मैं किसी बॉडी को पॉइंट ए से बी तक लेकर जा रहा हूँ इस रास्ते से। ठीक है। और सपोज दैट अभी जो वर्क डन हुआ है वो W हुआ, और फिर मैंने क्या किया, इस बॉडी के पाथ को चेंज कर दिया। अब मैं इसको इस रास्ते से ले गया और मैंने क्या देखा कि इस बार भी वर्क डन जो है वो W ही हो रहा है। फिर मैं किसी तीसरे रास्ते से लेकर गया और मैंने वहां भी देखा कि मेरा वर्क डन W हो रहा है। तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो वर्क डन है उसकी वैल्यू पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही, क्योंकि अगर पाथ पे डिपेंड करती तो फिर हर केस में वर्क डन की वैल्यू अलग अलग आनी चाहिए थी।
यानी कि यहाँ पे जो वर्क डन है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो जब भी ऐसा होगा तो जिस फोर्स के द्वारा ये वर्क हो रहा होगा उस फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। और मैं बता दूं आपका जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है। तो मैं यहाँ पे जो वर्क डन देखूंगा वो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा देखूंगा। सो बात समझ में आ रही होगी आप लोग को। चलिए सो हम आगे बढ़ते हैं। सो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसको देखते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात होती है वो ये है कि जब भी हम लोग वर्क डन निकालते हैं तो सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि वहाँ जो वर्क डन हो रहा है वो एक वेरिएबल फोर्स के द्वारा है या कांस्टेंट फोर्स के द्वारा है, ठीक है। अगर कांस्टेंट फोर्स के द्वारा है तो डायरेक्टली हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके अपना वर्क डन निकाल देंगे। बट अगर फोर्स वेरिएबल है तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, तो वहाँ हम पहले एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के लिए वर्क डन निकालते हैं और वो डिस्टेंस इतना स्मॉल होता है जिसके लिए हम फोर्स को कांस्टेंट मान सकें। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि कोई ठेली वाला है और वो अपना ठेला लेके अपने घर से बाजार तक गया, तो क्या वो पूरे रास्ते भर एक कांस्टेंट फोर्स लगा के ले गया ठेली को? नहीं भाई, कहीं हो सकता है उसने ज़्यादा फोर्स भी लगाया और कहीं पे कम भी फोर्स लगाया हो, यानी कि उसका जो फोर्स का वैल्यू है वो चेंज हो रहा है। तो ये हो गया आपका वेरिएबल फोर्स। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे पहले एक बहुत स्मॉल डिस्टेंस के लिए वर्क डन निकालूंगा और वो डिस्टेंस इतना स्मॉल होना चाहिए जिसके लिए हम फोर्स को कांस्टेंट मान सकें, ठीक है। अब जैसे अगर मैं कहता हूँ कि तारीख, तो तारीख जो होती है डेली बदलती है। भाई आज मान लिया जाए 29 है, तो कल क्या था 28, परसों क्या होगा 30 हो जाएगा, यानी डे तो आपका डेली चेंज हो रहा है। बट अगर मैं 24 आवर्स के लिए बात करता हूँ तो जो डे है वो वही का वही रहेगा, यानी कि अगर आज 29 है तो 29 ही रहेगा आज पूरे दिन। तो भले ही तारीख बदलती है बट एक दिन के लिए हम उस तारीख की वैल्यू को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि फोर्स भले ही आपका वेरिएबल हो लेकिन हम उसे एक बहुत स्मॉल डिस्टेंस के लिए अगर देखें तो हम उसे कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ चेंज होती है उसकी वैल्यू भी कुछ देर के लिए सही कांस्टेंट तो रहती ही है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे हमारा जो वर्क डन हो रहा है वो एक वेरिएबल फोर्स के द्वारा है या कांस्टेंट फोर्स के द्वारा। सो वर्क डन का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर मैं स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करता हूँ तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह आ जाता है टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता था। अब अगर मैं टॉर्क की बात कर दूं तो टॉर्क होता है PE साइन थीटा। तो अब ये सोचो कि जब मैं इस डाइपोल को θ1 एंगल से θ2 एंगल पे ले जा रहा हूँ तो एंगल तो चेंज हो रहा है, और अगर आपका एंगल चेंज हो रहा है तो सीधा सा फंडा है टॉर्क भी चेंज हो रहा होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो टॉर्क है वो एक वेरिएबल टॉर्क है। तो जब वेरिएबल टॉर्क होगा तो मैं पूरा का पूरा वर्क डन एक साथ नहीं निकाल सकता, तो इसलिए पहले मुझे एक बहुत स्मॉल एंगल के लिए यानी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालना होगा, फिर उसे इंटीग्रेट करके मैं टोटल वर्क डन निकाल दूंगा। तो ये मेरा बेसिक सा प्रोसेस होगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, स्मॉल वर्क डन निकाल रहा हूँ DW। सो नाउ अगर मैं डाइपोल को मान लेते हैं θ1 से θ2 तक ले जाना है, एक स्मॉल एंगल d थीटा के लिए बात करता हूँ, तो DW इज इक्वल टू टाउ d थीटा और cos थीटा। थीटा का मतलब उन दोनों के बीच का एंगल। तो मुझे बताओ यहाँ जो टॉर्क की डायरेक्शन है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है दोनों अपोजिट है कि नहीं है? क्योंकि देखो टॉर्क जो लग रहा है वो तो आपका ऐसे लग रहा है और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो आपका ऐसे हो रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरा आपका क्लॉकवाइज। तो अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 और cos 180 की वैल्यू -1। तो यहीं से आपका DW जो आएगा वो आ जाएगा टाउ d थीटा और cos 180 की जगह -1, तो ये आ गया माइनस का टाउ d थीटा, ठीक है। तो ये आपका स्मॉल वर्क डन आ गया। अब मुझे अगर टोटल वर्क डन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा।
ठीक है। अच्छा जी, अब इंटीग्रेशन भी कहाँ से कहाँ तक हुआ है, तो θ1 एंगल से θ2 एंगल तक गया हूँ, और जो इनिशियल वैल्यू होती है वो आपका लोअर लिमिट बनती है, और जो फाइनल वैल्यू होती है वो आपका अपर लिमिट हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ से आपका जो W निकल के आएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ dW, और dW क्या था, तो वो था आपका माइनस का टाउ डी थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2। ठीक है। अच्छा, तो टॉर्क की वैल्यू आपको पता है पी साइन थीटा होती है, तो सिंपली ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। सो W इज इक्वल टू माइनस का टाउ की जगह पी ई साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2। सो माइनस का पी ई देखो कांस्टेंट है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है यानी कांस्टेंट है, और अगर कोई भी आपको डाइपोल दे दिया गया है तो उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो भी कांस्टेंट होगा, तो ये दोनों कांस्टेंट है तो ये बाहर चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का पी ई, और यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा। सो साइन थीटा का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको क्या आ जाता है, माइनस का कॉस थीटा। तो जो बच्चे यहाँ पर मेडिकल वाले होंगे वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, तो ये पी ई तो बाहर चला गया था, बचा था साइन थीटा, तो मैंने उसका इंटीग्रेशन किया तो माइनस का कॉस थीटा निकल के आ गया, और इंटीग्रेशन में कर चुका हूँ तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, लोअर लिमिट नीचे अपर लिमिट ऊपर, तो ये माइनस का साइन अगर बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का पी ई, और देखो आपको पता होगा कि थीटा की जगह एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, और दोनों के बीच होगा माइनस का साइन, क्योंकि होता है हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ आ गया कॉस ऑफ θ2 माइनस का कॉस ऑफ θ1। सो ये मेरा निकल गया वर्क डन, और ये जो वर्क डन निकला है किसके द्वारा निकला है, ये निकला है इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा। ठीक है, सो ये इतना काम आपका खत्म हो गया। तो बस अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बस मैं सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा और सॉल्व कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको ऊपर वाले पोर्शन को आपका रफ कर देता हूँ, सो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिएगा पहले। तो क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर था, तो नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स ही है। सो नेगेटिव वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये क्या आ गया, इसको मैं सिंपली लिख देता हूँ पी ई कॉस θ2 माइनस का कॉस θ1। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया। देखो मुझे निकालना था पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो अभी निकल के आया ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा, तो अगर आप लोगों ने क्लास 11th में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि हम लोग का जो ग्राउंड होता था उसे हम लोग अपना रेफरेंस मान लेते थे, और कोई बॉडी अगर ग्राउंड पे पड़ा होता तो हम कहते थे उसका हाइट 0 है और इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता था वहाँ पे वो था mgh, और ये जो हाइट देखते थे वो हम लोग ग्राउंड से देखते थे अपना। तो अगर कोई बॉडी ग्राउंड से h हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, अगर h1 हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh1। ठीक है, सेम बॉडी के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अलग अलग हो जाएंगी अगर मैं अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दूं तो। जैसे अगर मैं ग्राउंड से देख रहा हूं और मैं मान लिया दूसरी मंजिल पे खड़ा हूं, ठीक है, दूसरी मंजिल पे खड़ा हूं, मेरे पास कोई चीज है, तो ग्राउंड से देखूंगा तो हाइट कुछ और होगी और फर्स्ट फ्लोर से देखूंगा तो हाइट कुछ और हो जाएगी। तो अगर मैंने ग्राउंड फ्लोर का रेफरेंस मान लिया तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh1, और अगर मैं फर्स्ट फ्लोर को अपना रेफरेंस मान लूंगा तो वहां हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी mgh2। तो वहां भी हम लोग रेफरेंस तो लेते थे ना, तो वही रेफरेंस हमें यहाँ भी लेना है। तो उस रेफरेंस को लेने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक assumption करना है, और वो assumption क्या है आपका,
एजम्पशन ये है कि जो आपका इनिशियल एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा और उस एंगल पे जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, 0। ठीक है, तो ये चीज आपका बेसिकली यहाँ पे काम कर जाएगा कि इनिशियल जो आपका एंगल है वो आपका 90 डिग्री है और उस इनिशियल एंगल के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वो इनिशियल एंगल के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होने का मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, अच्छा इसमें एक और चीज, और आपका जो फाइनल एंगल होगा उसको हम मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो इसे मैं लिख देता हूँ एंड लेट आपका जो फाइनल एंगल है वो थीटा है और वहां पे जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको मैं मान लेता हूँ u। ठीक है, तो उसको मैंने मान दिया u। तो बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर हम लोग के पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था, हमें निकालना था पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके लिए हमने एजम्पशन किया और वो एजम्पशन क्या है कि हमारा जो इनिशियल एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा और उस इनिशियल एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी 0 और जो फाइनल एंगल होगा वो थीटा होगा और उस पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी u। तो बस यही वैल्यूज उठाकर हम इसमें पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगा। तो u फाइनल किसके बराबर है, तो u के बराबर है, u इनिशियल आपका 0 के बराबर है और ये आ गया माइनस का pe cos थीटा 2 जो है वो थीटा के बराबर है और थीटा 1 जो है आपका वो 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से u इज इक्वल टू निकल के आ गया माइनस का pe cos थीटा, क्योंकि भाई cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो 0 होते के साथ ही यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर सिर्फ यही बचा, तो ये बन गया माइनस का pe cos थीटा। अब अगर कोई पूछ ले कि आप बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, तो आप कहेंगे कि सर a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो होता था हमारा वो होता था ab cos थीटा, यानी कि अगर कहीं पे cos थीटा है और वो थीटा जो है दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है तो वहां पर उन दोनों को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर। और डॉट वेक्टर का ही दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे हम दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करेंगे और हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगी और इसीलिए हम उसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे भी देखो ए बी कॉस थीटा है, तो इसे मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूँ, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो इस फॉर्मूले को देख के मुझे समझ में आ गया कि मेरा पोटेंशियल एनर्जी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स का मैंने डॉट प्रोडक्ट किया यानी कि स्केलर प्रोडक्ट किया है। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट करने पे मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो स्केलर मिलेगा, यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो यहाँ से समझ में आ गया कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कि ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट क्या होगा, वही पोटेंशियल एनर्जी भी है तो एनर्जी ही, तो जो एनर्जी की यूनिट होती होगी वही इसकी भी हो जाएगी। तो एनर्जी की यूनिट होती है जूल, सो पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट होगी जूल, सो इट्स SI यूनिट इज जूल। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा कहानी था जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी के हम लोग कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं कि भाई इसके स्पेशल केसेस में क्या होगा। तो स्पेशल केसेस के नाम पे सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कुछ एंगल्स पे लिखा जाएगा चीज़ें। सो वही हम एंगल देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। सो बच्चों ये आप लोग एक बार नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज आप लोग के लिए बाद में दिक्कत होगी। तो बच्चों ये हमारा पहला केस है जिसमें हम कह रहे हैं कि अगर आपका जो डाइपोल है वो 90 डिग्री के एंगल पे है तो क्या कहानी होगी। ठीक है, तो अगर डाइपोल 90 डिग्री के एंगल पे है तो बस यहाँ पे मैं तीन चीजें ही चेक करूंगा कि एक उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, दूसरा उस पर नेट टॉर्क कितना है और तीसरा आपका पोटेंशियल एनर्जी का वहाँ पे क्या वैल्यू है। ठीक है, आपको पता है कि अगर बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो जाता है तो वहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो जाता है, अगर नेट टॉर्क 0 है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें पता है, तो बस वही हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब इधर की तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज है और इधर की तरफ आपका नेगेटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा होगा और
ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अपनी तरफ। तो भाई दोनों ही तरफ जो फोर्स लग रहे हैं वो बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। सो यहाँ पर जो आपका नेट फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। और नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक बार टॉर्क भी देख लेते हैं कि क्या टॉर्क भी जीरो है। तो टॉर्क का जो बेसिक फॉर्मूला था वो था टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और हमारा थीटा क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा की जगह बस हम 90 रख देंगे, तो पी ई साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू +1, तो टॉर्क आ गया हमारा पी ई। तो एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पर जो टॉर्क की वैल्यू वो तीन चीजों पे डिपेंड करे, तो पी पे, दूसरा ई पे, और तीसरा इस एंगल पे। ठीक है, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको डाइपोल दे दिया गया है तो पी और ई तो कांस्टेंट रहेगा, तो सारा खेल डिपेंड कर जाएगा इस साइन थीटा की वैल्यू पे। तो जब साइन थीटा मैक्सिमम तो आपका टॉर्क मैक्सिमम, जब साइन थीटा मिनिमम तो टॉर्क भी मिनिमम। तो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है +1, और वो कब आती है, तो 90 डिग्री के एंगल पे आती है। तो अगर मैं 90 डिग्री की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी कि जो मेरा टॉर्क आएगा वो मैक्सिमम टॉर्क होगा। तो इस सिचुएशन में जो मेरा टॉर्क होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क है। यहाँ पे बात समझ में आ रही है। अब थर्ड पॉइंट जो देखना है वो है पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला भी मैंने देखा था, माइनस का पी ई कॉस थीटा। सो माइनस का पी ई कॉस थीटा, थीटा की जगह बस यहाँ क्या रख देना मुझे 90 डिग्री। सो कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू हो गई 0। सो पोटेंशियल एनर्जी हो गया आपका 0। ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गया। तो ये हमने पहला केस डिस्कस कर लिया। अब इसी में हम लोग दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं, और जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि जब हमारा थीटा जो होगा वो 0 डिग्री का होगा। तो 0 डिग्री का मतलब हो क्या कि आपका जो डाइपोल है वो फील्ड के अलोंग है, यानी कि अगर आपका ये जो है सुंदर सुंदर सा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस फील्ड के अंदर हमने एक डाइपोल रख दिया है, तो ये हो गया उसका माइनस का क्यू, ये हो गया उसका प्लस का क्यू। ठीक है, फील्ड लाइंस मैंने इस तरीके से दिखा रखी है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे नेगेटिव का चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा, और ये जो नेगेटिव वाला वो इस पॉजिटिव को अपनी तरफ। यानी जो फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे वो इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। और कैंसिल करने का मतलब यहाँ पर जो नेट फोर्स आ गया आपका वो 0 आ गया। तो नेट फोर्स 0 बोला तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो अगर कोई डाइपोल आपका फील्ड के अलोंग रखा हुआ तो यानी कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। इसी में अगर मैं टॉर्क देखना चाहूँ तो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला था टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पे बच्चों डाइपोल आपका फील्ड के अलोंग रखा हुआ है, इसका मतलब एंगल क्या हो गया 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। तो आपका टॉर्क क्या आ गया 0, और टॉर्क 0 होने का मतलब है कि यहाँ पे आपका जो डाइपोल है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। यानी कि अगर आपका डाइपोल फील्ड के अलोंग है तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा। अब एक बार इसका मैं पोटेंशियल एनर्जी भी चेक कर लेता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टाउ, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल रहे थे ना, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का पी ई कॉस थीटा। थीटा बोला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल वेक्टर के बीच का एंगल। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। सो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये और फील्ड की डायरेक्शन है ये, तो दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो उन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। सो माइनस का पी ई कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू +1। तो यहाँ से आ गया आपका माइनस का पी ई। तो आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो आ गई यहाँ पे वो माइनस का पी ई यानी नेगेटिव में चली गई वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है ये आपका मिनिमम वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है,
सो ये आपका आ गया मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे डाइपोल अगर रखा हुआ है इस सिचुएशन में, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मिनिमम होगा। और आपको पता है कि किसी की भी स्टेबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है एनर्जी पे, ठीक है। अगर मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ तो मैं उछल कूद करूँगा, यानी मैं स्टेबल नहीं रहूँगा, एक जगह पे टिक कर नहीं बैठूंगा। बट अगर मैं थका हुआ हूँ, मेरा एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन है, तो मैं क्या होगा, एक जगह पे जाके आराम से तसल्ली से बैठ जाऊँगा, यानी कि मैं स्टेबल हो गया वहाँ पे, ठीक है। सो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है एनर्जी पे। तो जब एनर्जी मैक्सिमम तो स्टेबिलिटी मिनिमम, ठीक है। और जब एनर्जी मिनिमम तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम। तो फिलहाल इस केस में हमारा क्या आ गया, एनर्जी आपका मिनिमम आ गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मैं लिख सकता हूँ कि इस सिचुएशन में आपका डाइपोल जो होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। सो इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आती है। अब इसी में हम तीसरा केस डिस्कस कर लेते हैं। और तीसरे केस में हमने बोला कि हमारा जो एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का वो 180 का है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, और इसके अंदर जो डाइपोल रखा हुआ है उसमें इधर मैंने प्लस क्यू कर दिया और इधर मैंने माइनस क्यू कर दिया। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। सो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई। तो आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि यहाँ दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 का, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे वही तीन चीजें, नेट फोर्स देखना है, टॉर्क देखना है, पोटेंशियल एनर्जी देखना है। सो नेट फोर्स तो यहाँ भी 0 ही आने वाला है, क्योंकि भाई ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव को इधर की तरफ धकेल रहा है, इधर का नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव को इधर की तरफ धकेल रहा है। तो दोनों पे ही जो फोर्स लग रहे हैं वो बराबर मैग्नीट्यूड के और अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। इस वजह से यहाँ पर भी आपका जो नेट फोर्स आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। और नेट फोर्स 0 होने का मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ हो गया आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब हम टॉर्क देख लेते हैं। तो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला होता था PE sin थीटा। थीटा का मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 180 का। सो यहाँ रख दिया sin 180। और आपको पता होना चाहिए कि sin 180 की वैल्यू होती है 0। सो आपका टॉर्क क्या आ गया, 0, यानी कि टॉर्क 0 होने का मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे भी आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो खेल तो बराबर का ही चल रहा है। यहाँ भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम 0 था, और सॉरी यहाँ पे आपका जो डाइपोल था वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी था, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी था। और जब आपने एंगल 180 का कर दिया तो भी आपका जो डाइपोल है वो आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। अब बस यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, जैसे पिछले वाले केस में क्या था, हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम था। तो क्या इस बार का जो इक्विलिब्रियम है वो भी स्टेबल है? तो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है एनर्जी पे। तो हम लोग एनर्जी निकालते हैं एक बार जरा। सो एनर्जी का फॉर्मूला था माइनस का PE cos थीटा, ठीक है। और थीटा हमारा कितना है, 180 का, और cos 180 की वैल्यू होती है माइनस का 1। तो माइनस PE को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का PE। और ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये आ गया हमारा मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी का। तो जब एनर्जी मैक्सिमम होगा तो स्टेबिलिटी कैसी होगी, मिनिमम। तो वो जो स्टेबिलिटी होगी उसे हम लोग कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो इतना खेल आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो बस यही 3 केसेस मुझे डिस्कस करने थे जिससे मैं आपको समझा सकूं इक्विलिब्रियम वाली कहानी और बाकी सारी चीज़ें। सो बच्चों, आई होप कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन वाला लगा हो, आपको लगा हो कि हाँ ये आपके लिए यूज़फुल है, सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा जो मोटिवेशन लेवल है वो बढ़े और हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आ सके, यानी कि आपके कंटेंट पे हम और ज़्यादा रिसर्च करें
और ज़्यादा बेहतर कंटेंट आपको देने की कोशिश करें। सो बच्चों, ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए मुझसे, मैं आपको प्रॉपर वादा करता हूँ कि मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा। सो बच्चों, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।